आवाज़ आ रही है बेटा लाइव वालों को? ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। ऐसा करते हैं, आज थोड़ा सा एक बार आधा पेपर सॉल्व करा लेते हैं, फिर उसके बाद अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको पता है FeCO5, पहले भी हम बात कर चुके। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 दिख रहा है यहाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इसमें संकरण या तो sp3d निकलेगा या dsp3 निकलेगा। तो अगर आप देखोगे तो इसमें संकरण निकलेगा dsp3 और इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी। गुड मॉर्निंग सुप्रिया बेटा। और इसकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी। अब मैंने आपको कहा था कि जो धातु कार्बोनिल्स होते हैं, जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, हमने बात की थी कि जो ये धातु कार्बोनिल है ये 3 तरह के होते हैं। जो अपन ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात की थी, पढ़ा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिग्मा बंधित कार्बे धात्विक यौगिक, एक होते हैं पाई बंधित कार्बे धात्विक यौगिक और एक होते हैं कौन, सिग्मा और पाई बंधित कार्बे धात्विक यौगिक। एक मिनट, एक बार पेन किधर गया बेटा? ऊपर वाले कमरे से एक बार पेन लेके आना बेटा, आगे लग रहा होगा इधर ऊपर वाले कमरे में। जस्ट ए मिनट, एक बार स्टार्ट करते हैं। कहाँ रह गया पेन? यहाँ थोड़ी रखा है बेटा पेन इसमें। एक मिनट, बोर्ड पे बेटा आगे लग रहा होगा पेन, एक बार मिल गया। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें पेंटा कार्बोनिल आयरन्स में सारी हम बात कर चुके। इस तरह की शेप है पेंटा कार्बोनिल आयरन की, याद आ जाना चाहिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिड है और इसके अंदर जो संकरण है वो आप सबको पता है dsp3 है। फिर हमने बात की थी, इसके अलावा हमने ये बात की थी कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, धातु कार्बोनिल को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में शामिल करते हैं क्योंकि इसमें धातु और कार्बन के बीच में सीधा बॉन्ड होता है, इसीलिए धातु कार्बोनिल कंपाउंड कार्बे धात्विक यौगिक में आते हैं। अब कार्बे धात्विक यौगिक 3 तरह के हमने पढ़े। एक तो हमने पढ़े कि वो कार्बे धात्विक यौगिक जिनमें सिग्मा बंध होता है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें हमने पढ़ा डाई एल्किल जिंक, जिसमें हमने पढ़ा टेट्राएथिल लेड। फिर हमने पढ़े थे पाई बंधित। क्या हुआ बेटा? आवाज़ नहीं आ रही है बेटा? आप लोगों को भी आवाज़ नहीं आ रही क्या? और लोगों को भी बेटा? और लोगों को भी नहीं आ रही क्या आवाज़? बेटा सुप्रिया एक बार बंद करके वापस स्टार्ट करो बेटा। और लोगों को आ रही है, आपको नहीं आ रही। एक बार वापस बंद करके स्टार्ट। ठीक है बेटा, दिख तो रहा है ना सुभाष? ठीक है, अब देखें आगे। फिर हमने बात की थी कि जो ये धातु कार्बोनिल है, इनके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो धातु कार्बोनिल जो कंपाउंड है वो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड भी होता है और साथ में क्या होता है, पाई बॉन्ड भी होता है। हमने कहा था कि इनके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब मैंने आपसे कहा था, जैसे ये धातु है तो आपको पता है इस धातु के अंदर रिक्त कक्षक है, रिक्त डी कक्षक है, और जो आपका पास लिगैंड्स है, लिगैंड्स उसके अंदर आपको पता है क्या है, पूर्ण भरे कक्षक है। तो जनरली तो ये होता है कि जो लिगैंड्स होता है, जैसे कार्बोनिल लिगैंड्स है, तो आप सबको पता है ये जो कार्बोनिल है वो जनरली धातु को क्या करता है, धातु आयंस को इलेक्ट्रॉन देता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन हमने पढ़ा था जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, या मैं ये कहूँ जो कार्बोनिल लिगैंड है, अगर मैं इसकी MOT देखूँ तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर आपको पता है वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं। और जो आपका Fe है या जो आपकी धातु आयंस है, आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जस्ट उल्टी बैक बॉन्डिंग हो जाती है, यानी कार्बोनिल का जो कार्बन है वो धातु को इलेक्ट्रॉन देता है और धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक लिगैंड के खाली कक्षकों के साथ अति व्यापित होकर पाई बॉन्ड भी बना लेते हैं, और इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। मैंने कहा था इससे फ़ायदा क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी बना,
बंद क्रम बढ़ेगा, बंद क्रम बढ़ेगा तो बंद लंबाई कम होगी, और बंद लंबाई जब कम होती है तो कंपाउंड को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है धातु कार्बोनिल्स के अंदर, और इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है। जब लिगैंड धातु आयन को इलेक्ट्रॉन देता है तब तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन जब धातु आयन लिगैंड को इलेक्ट्रॉन देता है तो पाई बॉन्ड बनता है। ये बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाती है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ, बंद क्रम बढ़ने के साथ क्या मिलती है, कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है। समझ में आ गई बात? और ये बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाती है, इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया, 4th गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe3CO12 कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं? ठीक है, Fe3CO12 कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं? हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो धातु कार्बोनिल्स होते हैं वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉलो करते हैं। उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करने के चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन त्यागते भी हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते हैं, और साथ ही साथ हमने कहा था ये पॉलीमेरिक फॉर्म भी बना लेते हैं। तो Fe3CO12 के अंदर ध्यान करें, हमने कहा था इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है कि आपको 3 Fe ऐसे बनाने हैं, पहला Fe, दूसरा Fe और तीसरा Fe। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि मेटल मेटल के बीच में कितने मेटल मेटल बंद हैं, तो एक मेटल मेटल बंद ये है, एक मेटल मेटल बंद ये है, एक मेटल मेटल बंद ये है। तो Fe3CO12 के अंदर जो मेटल मेटल बॉन्ड हैं वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब इसमें जो CO12 कैसे जुड़ते हैं, 4 CO, मैं आपसे कहूँ एक CO ये रहा, एक CO ये रहा, एक CO ये रहा, 3, एक CO ये रहा, एक CO ये रहा, एक CO ये रहा, 3 और 3 6, एक CO ये रहा, एक CO ये रहा, एक CO ये रहा और एक CO ये रहा। इसमें जो 2 लिगैंड्स होते हैं वो ब्रिज लिगैंड का काम करते हैं। इसमें जो ब्रिज लिगैंड का काम करते हैं वो कितने लिगैंड होते हैं, 2। तो आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, Fe3CO12 में मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3। इसमें टर्मिनल CO लिगैंड कितने हैं, तो टर्मिनल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपसे पूछे कि जो Fe3CO12 है इसमें ब्रिज लिगैंड कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें ब्रिज लिगैंड की संख्या कितनी है, 2। ब्रिज लिगैंड आपको पता है जो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं वो लिगैंड ब्रिज लिगैंड कहलाते हैं। इसीलिए Fe3CO12 कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने कितने मेटल बॉन्ड हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है यूरोनोसिन। यूरोनोसिन, यूरोनोसिन में कौन सा लिगैंड होता है? तो देखो, मैंने जब आपको पढ़ाए थे एक्टिनाइड के कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाए, इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमने मेटलोसिन की बात की थी। मैंने आपसे कहा था ये जो यूरेनोसिन है वो क्या होता है, इस तरीके से। ये जो आपका कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड क्या है, यूरेनोसिन। इसके अंदर क्या होता है, जो यूरेनियम है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4 होती है। इस यूरेनोसिन में अगर बात करें तो यहाँ भी साइक्लोऑक्टा टेट्राइनिल ऋणायन है और यहाँ भी क्या है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइनिल ऋणायन है। जो आपके मेटलोसिन कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड है, ये वाला पार्ट भी एरोमेटिक है और ये वाला पार्ट भी क्या है, एरोमेटिक है। इसके अंदर क्या है, इस तरीके से, जो अगर अपन बात करें यूरेनोसिन की तो इसमें इस तरीके से लिगैंड है, ये वाला लिगैंड आई बात में, ये है C8H8-2। समझ में आ गई बात? इसे बोलेंगे साइक्लोऑक्टा टेट्राइनिल ऋणायन। ये क्या है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइनिल ऋणायन। तो जो आपका यूरेनोसिन जो यूरेनोसिन कंपाउंड है उसके अंदर जो लिगैंड्स होता है वो कौन सा होता है, C8H8-2 है। यूरेनोसिन जो है वो एक क्या है, एक तरीके का मेटलोसिन है। मेटलोसिन का मतलब सैंडविच कंपाउंड है। सैंडविच कंपाउंड में आपको पता है 2 रिंग ऊपर नीचे होंगी और बीच में मेटल होगी। और यूरेनोसिन में जो यूरेनियम है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4। ये साइक्लोऑक्टा टेट्राइनिल ऋणायन है और ये भी क्या है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइनिल ऋणायन है। 2 4 6 2 8 और 2 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए।
10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 पाइबंद, और 5 पाइबंद वाला कंपाउंड आपको पता है कैसा होता है, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक रिंग, ये भी एरोमेटिक रिंग, और जो आपके मेटल ऑन सन है वो भी कैसे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ऑर्गेनोमेटेलिक में से उसे बताइए जो बॉन्ड के आधार पर अन्यों से भिन्न है। आपको ये बताना है जो बॉन्ड के आधार पर अन्य से भिन्न है। तो देखो जो हमने पढ़ा था, जो अपन ने सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो अपन ने कार्बोलिथियम पढ़े थे या मैथिल लिथियम पढ़े थे, जिन्हें हमने कहा था सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम नहीं आते वहाँ फिर हम मैथिल लिथियम को काम में लेते हैं, कार्बोलिथियम को काम में लेते हैं, और वो आप सबको पता है सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। इस मैथिल लिथियम के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। ये जो आपका डाई मैथिल बैरियम है इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। जो आपका ट्राईथाइल एल्युमिनियम है इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। जो आपका टेट्रा मिथाइल टिन है इसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो आपका मैथिल लिथियम है इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। यही कारण है कि ये बॉन्ड के आधार पर अन्य से कैसा है, भिन्न है। आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपको ध्यान रखना है कि लकड़ी, ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि लकड़ी का जो हम प्रिजर्वेशंस करते हैं, लकड़ी को ख़राब होने से बचाते हैं, तो उसके ऊपर कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक्स का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सुभाष सही है। तो आपको याद करना है ये जो टिन के कार्बे धात्विक यौगिक होते हैं उनका जनरली क्या होता है, लकड़ी के परिरक्षण में, लकड़ी के बचाव के लिए कौन से कार्बे धात्विक यौगिकों को यूज़ किया जाता है, तो आप कहोगे टिन के कार्बे धात्विक यौगिकों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। RMGBr और एसिड की रिएक्शन से क्या उत्पाद बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एक तरीके से सल्फर से है, वैसी ही रिएक्शन होगी जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है। इसके अंदर आपको पता है सल्फर नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, S8। यहाँ आपको जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने पड़ेंगे उसके भी 8 मोल काम में लेने पड़ेंगे, 8 RMGBr प्लस S8। समझ में आ गई। इसको समझने के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, इस साल आया था ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर सल्फर से कराई जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आप सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, ऐसा कर लेते हैं RMGBr। यहाँ ऐसा करते हैं, इसका भी 1 ले लेते हैं और ये भी सल्फर 1 ले लेते हैं समझने के लिए। सबको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है, ये आपको R- प्रोवाइड करता है। S8 में आप सबको पता है जो सल्फर है इसकी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वैसे ही सल्फर का भी ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस है, रिक्त कक्षक उपलब्ध है, अतः ये इलेक्ट्रोस्नेही का काम करेगा, ये नाभिक स्नेही है। अब R- क्या करेगा, नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और साथ में जो लोन पेयर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसको लोन पेयर देते हैं और साथ में उसके साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब R ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो R तो उदासीन हो जाएगा और सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिले इसीलिए सल्फर किसका हो जाएगा, माइनस का, और साथ में आपको पता है Mg+ और साथ में क्या लग जाएगा, Br। समझ में आ गया। अगली स्टेप में हम इसका क्या करा लेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, पानी का H+ यहाँ आएगा, रिमेनिंग पोर्शन OH- यहाँ आएगा। तो आप सबको ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब तो उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल बनाता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब सल्फर से रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनता है, थायो अल्कोहल बनता है। आगे बात सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम किससे अभिक्रिया कराएं ताकि आपको डाईथायोनिक अम्ल प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको करानी है जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई थी वैसे कि वैसे आपको किससे करानी है, कार्बन डाइसल्फाइड से करानी है। अब आप सबको पता है कार्बन डाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर इस तरीके से, कार्बन डाइसल्फाइड बिल्कुल CO2 की तरह है। हमें इसकी रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सबको पता है क्या होता है, RMGX होता है। ठीक है, कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणता हमें पता है किसकी होगी, सल्फर की। तो कार्बन तो प्लस का होगा, सल्फर माइनस का होगा। यहाँ एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ आके जुड़ जाएगा R, तो स्थिति हुई S डबल बॉन्ड CR, फिर आपका S और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX।
अगली स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, तो यहाँ H+ और यहाँ क्या आ जाएगा OH। आगे सर फाइनली ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनी, R C डबल बॉन्ड S S और H। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं ऐसे लिख लूँ R C S S H। समझ में आ गया? डाईथायो डाईथायो आया समझ में? डाईथायोनिल अम्ल प्राप्त होते हैं SH। इसे क्या बोलते हैं? डाईथायो। डाईथायो का मतलब 2 सल्फर, डाईथायो और SH साथ में आपको पता है अम्ल, इसे बोलते हैं डाईथायोनिल अम्ल प्राप्त होते हैं। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करें तो डाईथायो 2 थायो है, तो डाईथायो अम्ल या डाईथायोनिक अम्ल क्या होते हैं आपको प्राप्त होते हैं, इसीलिए रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से। अगला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से कराएं तो क्या होगा? वैसी की वैसी रिएक्शन होगी जैसे CO2 की रिएक्शन हुई, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन हुई, वैसे की वैसी रिएक्शन हम किससे करा देंगे? SO2 से कराएंगे। तो देखो SO2 से S डबल बॉन्ड हो या SO2। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सबको पता है RMgX, R माइनस का, Mg किसका? प्लस का। सल्फर से ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी? ऑक्सीजन की। S डबल बॉन्ड हो, R O माइनस और क्या बना? MgX। वही हाइड्रोलाइसिस करा लोगे, यहाँ पानी का क्या लग जाएगा? H, क्या बना? R SO2H, RSO2H। और इस SO2 को बोलते हैं सल्फिनिक अम्ल। ध्यान रखें, SO3H तो कहलाता है सल्फोनिक अम्ल, लेकिन SO2H क्या कहलाता है? सल्फिनिक अम्ल। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनता है? एल्किल सल्फिनिक अम्ल बनता है। समझ में आ गई बात? ध्यान से देखो, RSO2H है, SO3H नहीं है, तो इसीलिए बोलेंगे एल्किल सल्फिनिक अम्ल बनता है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनता है? एल्किल सल्फिनिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या है? एल्किल लिथियम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं तो देखो दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा और कीटोन्स भी बनता है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, मुझे स्पष्ट ये लिखना चाहिए था कि एल्किल लिथियम आधिक्य में है। अगर एल्किल लिथियम आधिक्य में होगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा भी कीटोन्स बनेगा, लेकिन एल्किल लिथियम अगर आधिक्य में नहीं है तो सीधी सी बात है उस स्थिति में ये क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। वैसे की वैसे रिएक्शंस होंगी, कुछ भी नहीं है। आप सबको पता है CO2 की आकृति लीनियर है, हमें पता है एल्किल लिथियम आयनिक कंपाउंड है, R माइनस Li प्लस, शिफ्टिंग कर दोगे, समझ में आ गया? कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन प्लस का यहाँ जुड़ जाएगा R, O माइनस और MgX। आया समझ? अगर एल्किल लिथियम एक्सिस में नहीं है तब तो ये रिएक्शन आगे चलकर तब तो आप क्या कराओगे? इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे। अगर एल्किल लिथियम एक्सिस में नहीं है तब तो H+ यहाँ जुड़कर बना लेगा RCWH। तो एक ऑप्शन RCWH का भी है तीसरा। और अगर एल्किल लिथियम एक्सिस में है तो फिर ये रिएक्शन यहाँ वापस होगी इस तरीके से। अगर एल्किल लिथियम एक्सिस में होता तो देखो क्या स्थिति होती। एल्किल लिथियम पहले रिएक्शन करता CO2 से पहली स्टेप में, C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके साथ तो जुड़ जाता क्या? Li प्लस, और साथ में क्या जुड़ता? R। फिर हम क्या करते? वापस रिएक्शन करा देते अगर एल्किल लिथियम एक्सिस में होता तो। फिर कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती? ऑक्सीजन की। जो रिएक्शन एक बार हुई वो कितनी बार होती? 2 बार। अब इस कार्बन पर क्या लग जाता? एक और R लग जाता, R O माइनस Li प्लस, O माइनस Li प्लस। आगे समझ? अगली स्टेप में हम इसका क्या करा लेते? हाइड्रोलिसिस कराते तो यहाँ भी H+ लगता और यहाँ भी क्या लगता? H+। ये स्थिति इस तरह से हो जाती है, R C R OH और OH, और एक कार्बन पर 2 OH आती है, आपको पता है क्या बाहर निकल जाता है? H2O, तो कीटोन्स बनता है।
यानी एल्किल लिथियम जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो एसिड भी बना सकता है और कीटोन्स भी बना सकता है। एसिड तो तब बनेगा जब एल्किल लिथियम की मात्रा लिमिटेड होगी, और एल्किल लिथियम अगर आधिक्य में होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कीटोन्स बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। आ गया दोनों में अंतर समझ में? बेटा लाइव वालों को समझ में आ रहा है? बेटा सुप्रिया बेटा आप दिख रहा है आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन लगातार 3 बार से फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है, 13 में, 15 में, 17 में, अलग अलग तरीके से। रिएक्शन डायरेक्ट ये है कि जो हमें पता है सुपर हैवी एलिमेंट है, परमाणु क्रमांक 103 के बाद के तत्व, या आजकल आपको पता है परमाणु क्रमांक 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब मेन मेड एलिमेंट हैं, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है। एक एलिमेंट के ऊपर दूसरे एलिमेंट की बॉम्बारिंग करते हैं और नया एलिमेंट जनरेट करते हैं। तो कई बार पूछा जा चुका ये अनिल सेप्टियम जो 107 नंबर के परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, ये किन न्यूक्लियाई की रिएक्शन से प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है, जो बिस्मिथ है, बिस्मिथ का जो न्यूक्लियाई है या जो बिस्मिथ है उसके ऊपर क्रोमियम की जो न्यूक्लियाई है, मतलब बिस्मिथ और क्रोमियम जो एलिमेंट्स हैं इनके न्यूक्लियाई की आपस में रिएक्शन होती है और उसके परिणाम स्वरूप अनिल सेप्टियम बनता है। जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उनमें LHS बराबर क्या होता है, RH होता है। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है, ये बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक 83। अब ये कह रहा है कि कोई मेटल है जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, उससे बिस्मिथ की रिएक्शन होती है और तब जाकर अनिल सेप्टियम बनता है। तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि परमाणु क्रमांक 24 वाला जो तत्व है वो आप सबको पता है कौन सा होता है, क्रोमियम होता है। समझ में आ गई बात? ये आपको पता है, ये बिस्मिथ एलिमेंट साथ में दिखा रखा है, इसका परमाणु क्रमांक 83 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 209 है। एक अननोन एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 24 है और द्रव्यमान संख्या 54 है, तो 24 वाला एलिमेंट तो आपको पता है क्रोमियम है। इसका मतलब क्रोमियम और बिस्मिथ के एलिमेंट्स की रिएक्शंस होती है और उसके कारण अनिल सेप्टियम प्रोड्यूस होता है, और इस रिएक्शन के दौरान कितने न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। आई बात समझ? तो आंसर क्रोमियम। बिल्कुल सुभाष, लगातार 3 बार से आ रहा है क्वेश्चन। पैलेडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, इनमें बार बार में ये पूछना चाह रहा है कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप सबको पता है पैलेडियम के अंदर D8 का D10 हो जाता है पैलेडियम में, सिल्वर में D9 का D10 हो जाता है, और कैडमियम तो आपका D10 रहता ही है। याद करो, निकिल नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। जो निकिल वाली सीरीज़ है उसमें निकिल में तो D8 रहता है, पैलेडियम में D8 का D10 हो जाता है और PT में D8 का D9 हो जाता है। कॉपर AgAu याद करो, सिक्का धातुवर, कॉपर AgAu में D9 का D10 कर देते हैं, और जिंक, कैडमियम, मरकरी तो आपको पता है वैसे ही क्या रहते हैं, D10। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, थर्ड। PD, सिल्वर और कैडमियम, इन सब के अंदर n-1 में जो n-1 जो D है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 10 10। अगला क्वेश्चन, नायोबियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब समस्या ये है कि सबसे पहले तो आपको नायोबियम पता होना चाहिए कहाँ है। नायोबियम जो है वो 4D सीरीज़ में आता है। 3D सीरीज़ तो आपको पता है 21 से 30 तक की है, स्कैंडियम से जिंक तक की है, और जो 4D सीरीज़ है वो इट्रियम 39 से कैडमियम 42 तक की है। तो यारी जरा निभा, आपको ध्यान होना चाहिए जो नायोबियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 41। इट्रियम 39, जिरकोनियम 40, नायोबियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 41। और फिर साथ ही साथ आपको पता होगा ये कौन से आवर्त में आते हैं। अब ज़्यादा याद करें, जो 3D सीरीज़ है वो तो चौथे आवर्त में आती है, और 4D सीरीज़ कौन से आवर्त में, 5वें। इसका मतलब ये 5वें आवर्त का एलिमेंट है, और 5वें आवर्त में आपको पता है एक तो S ब्लॉक आता है, एक D ब्लॉक आता है और एक P ब्लॉक आता है। 5s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और D के अंदर किस में जाएगा, 4D। आगे ध्यान। अब नायोबियम में हमने कहा सबसे पहले, इससे पहले जो अक्रिय गैस है वो आप सबको पता है कौन सी है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तक कितना भर गया, 36। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए 5s2, 36 और 2 38, और फिर 4d3, 38 और 3 कितना, 41। यही होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, याद करें। इसके अंदर 4d3 का क्या हो जाता है, 4d4, और 5s2 का क्या हो जाता है, 5s1। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या गया, फर्स्ट, नायोबियम। आगे समझो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेडियम का आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा, इस साल ही फर्स्ट ग्रेड में आया था। अगर आपको पैलेडियम इतना भी पता होता कि पैलेडियम में D8 का D10 हो जाता है, तो D10 वाला कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही दिख रहा है, तो आंसर तो थर्ड ही होना है। आया समझ? और वैसे भी अगर अपन देखना चाहें तो पैलेडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 46, पैलेडियम का परमाणु क्रमांक कितना 46। भाई निकेल का 28, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो निकेल 28 में 18 जोड़ोगे, क्योंकि 3D के बाद 4D का अगर पता लगाना होता है तो 18 जोड़ते हैं, तो 28 और 18 कितना हो गया 46। तो पैलेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 46 है। अब 46 वालों का तरीका अभी अभी ऊपर बताया था कि सबसे पहले तो हम किसके अंदर खींच देते हैं, क्रिप्टॉन, क्योंकि जो पैलेडियम है वो 5वें आवर्त में आएगा, और 5वें आवर्त का तरीका तो आपको बता चुका है, S ब्लॉक, D ब्लॉक और P ब्लॉक, पहले 5s और फिर किस में 4D। 46 से पहले जो अक्रिय गैस आती है उसको लिख दो। 46 से पहले आप सबको पता है क्या आता है, क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन तक हो गया 36, फिर होना चाहिए 5s2, 36 और 2 38, और फिर होना चाहिए था 4D8। लेकिन आप सबको पता है जो पैलेडियम है उसके अंदर 4D8 का क्या हो जाता है 4D10, और 5s2 का क्या रहता है 5s0, इसीलिए इसका आंसर 4 थर्ड आ गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब परमाणु क्रमांक 117 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। अब परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व आपको पता है ये कौन से आवर्त में है, परमाणु क्रमांक 117 वाला जो तत्व है वो 7वें आवर्त में आएगा। जो परमाणु क्रमांक 117, भाई 118 तत्व ही तो है, 118 तत्व तो ओजी ओंगेनसॉन, तो 117, और 117 वाला जो तत्व है वैसे भी आपको पता होना चाहिए हेलोजन परिवार में आता है। अपन पहले भी पढ़ चुके कि जो 117 नंबर मतलब तरीका है, ये जो सुपर हैवी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या है, मतलब सीधी सी बात है, मैं ये कहूँ जैसे 117 है तो लास्ट के जो 2 एलिमेंट है ना, लास्ट के जो 2 नंबर 117, तो लास्ट के 2 एलिमेंट ये बता रहे हैं 17वें वर्ग में होगा, यानी 117 है ना, 117 यानी इसके जो लास्ट के ये जो 2 नंबर्स होते हैं ये इसकी वर्ग संख्या के बारे में बता देते हैं। जैसे मान लो 111 तो ये 11वीं वर्ग में है, 112 ये 12वीं वर्ग में है, 113 ये 13वीं वर्ग में है, 114 ये 14वीं वर्ग में है, 115 15वें वर्ग में है, 116 16वें वर्ग में है, 117 17वें वर्ग में है। इसका मतलब हेलोजन परिवार में है। अब हेलोजन परिवार में आप सबको पता है NH2NP5 आता है। क्या आता है? NH2NP5 आता है। तो लास्ट में तो NH2NP5 ही आना है, लेकिन फिर भी हम अगर देखना चाहें तो आप सबको पता है ये 7वें आवर्त में है। 7वें आवर्त में आप सबको पता है एक तो S ब्लॉक के तत्व, एक F ब्लॉक के तत्व, एक D ब्लॉक के तत्व और एक P ब्लॉक के तत्व। 7s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 5f में जाएंगे, फिर 6d में जाएगा और फिर किस में जाएगा 7p में जाएगा। आ रहा समझ में? इससे पहले आप सबको पता है 117 से पहले जो अक्रिय गैस आएगी वो आप सबको पता है कौन सी आएगी, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन का नंबर कितना है 86। समझ में आ गया? फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 7s2 में, फिर किस में जाएंगे 5f14 में, फिर किस में जाएंगे 6d10 में। आ रहा समझ में? गिनो देखो, 86 और 2 88, 88 और 14 102, 102 और 10 112। अब 112 ही तो भरे, 5 और भरने हैं 117। भरते ऐसे हैं, लिखते समय आप सबको पता है पहले आएगा 5f14, फिर आएगा 6d10 और फिर आपको पता है 7s2 और 7p5। तो समझ में आ गया होगा ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जिंक है उसका जो गलनांक है, मतलब जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3D सीरीज में सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बॉन्डिंग कैसी है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल हैं, तो यहाँ हम मेटेलिक बॉन्ड की बात करेंगे। जो जिंक का क्रिस्टल है उसमें एक जिंक तो है नहीं, पता नहीं कितने सारे जिंक हैं और उन सब के बीच में मेटेलिक बॉन्ड है जिससे वो आपस में बंधे हुए हैं। अब आप सबको पता है जो धात्विक बंध होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे धात्विक बंध उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और धात्विक बंध अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो सीधी सी बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब आप सबको पता है जिंक के अंदर डी पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। जिंक का विन्यास होता है 3d10 4s2।
तो जिंक में डी और एस कक्षक पूर्ण रूप से कैसे हैं, भरे हैं। तो आप ये कहोगे कि जिंक का गलनांक बिंदु अन्यों की तुलना में इसीलिए कम रहता है क्योंकि इसके अंदर डी कक्षक पूर्ण रूप से कैसे हैं, भरे हैं। और साथ ही साथ डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होने के कारण वो धात्विक इलेक्ट्रॉन, ये जो डी इलेक्ट्रॉन है वो धात्विक बंध बनाने में क्या नहीं लेते, भाग नहीं लेते। धात्विक बंध बनाने में वे ही कक्षक, मतलब धात्विक बंध बनाने में वे ही कक्षक भाग लेते हैं जो कैसे होने चाहिए, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए। धात्विक बंध हमें पता है, धात्विक बंध अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा। डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है और इसीलिए उसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, इनका धात्विक बंध कमज़ोर होता है। यही कारण है जो जिंक है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, तुरंत जिंक क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी में एक धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण 3.87 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। आपको पता है जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण आता है। तो देखो 4 तो हो नहीं सकते, अगर 4 होते तो फिर 4 से ज़्यादा आंसर आता। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3। और निकाल भी सकते हो, म्यू बराबर आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। तो 3 √15 और √15 का मान 4 से कम, तो 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है तो जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक अवस्था में मैंगनीज जो है उसका चुंबकीय आघूर्ण 4.83 बोर मैग्नेट्रॉन है। 4.83 बोर मैग्नेट्रॉन का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होनी चाहिए। अब 4 कब होगी, आप सबको पता है जो मैंगनीज है 25, इसका विन्यास होता है 3d5 और 4s2। अब अगर मैं Mn+3 बना लूँ तो उस स्थिति में ये 3d4 रहेगा और उस स्थिति में इस D के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4। तो इसका मतलब ये हुआ Mn+3 जब स्टेज में होगा तो उस समय इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना निकलेगा, 4.83 निकलेगा। ठीक है, और जब Mn+2 होता है तब तो आपको पता है इसमें 5 अयुग्मित रहते हैं और उस समय तो आपको पता है जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 5.94 बोर मैग्नेट्रॉन रहता है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर आपको पता है 4 है तो इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो 4.83 बोर मैग्नेट्रॉन निकलता है। इसीलिए 17वें का आंसर क्या रहेगा, 17वें का आंसर क्या रहेगा, Mn कौन सी स्टेज में है। अब क्या कह रहा है, तब आयनिक अवस्था में 25 मैंगनीज का चुंबकीय आघूर्ण 4.83 बोर मैग्नेट्रॉन है, तब मैंगनीज रखता है। तो मैंगनीज की कौन सी फॉर्म होगी इस समय, +3। यही है ना आंसर, यही था आंसर में, शायद 4 थोड़ा कर रखा है, इसको सही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला ये कह रहा है कि जो पहली प्रत्येक पंक्ति, मतलब जनरली ये 3D श्रेणी की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि 3D श्रेणी में क्या होता है, शुरू में आपको पता है कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जब हम जाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो धात्विक बंध मजबूत होता है और धात्विक बंध मजबूत होता है तो गलनांक क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन हमने बात की थी इसमें 3 एक्सेप्शंस होते हैं, कौन कौन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, इनका जो गलनांक है वो मैंगनीज जो है उसका गलनांक थोड़ा सा कम होता है। उसका रीज़न भी हमने बात की थी कि इसके अंदर अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण इसका गलनांक थोड़ा सा कम रहता है। तो पहला पॉइंट ये है कि संक्रमण श्रेणी में जैसे D5 तक जब विन्यास होता है तो गलनांक बढ़ेगा क्योंकि D5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो धात्विक बंध प्रबल होगा। तो जनरली यही होता है कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है गलनांक बढ़ता है, बिल्कुल सही है। और बाद में गलनांक घटने लग जाता है। क्यों घटने लग जाता है, क्योंकि D5 के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ये बात भी सही है कि जो संक्रमण धातुएं होती है वो हार्ड होती है, हार्ड ही होती है D ब्लॉक की, और वाष्पशील भी कम होती है क्योंकि उनके अंदर जो धात्विक बंध होता है वो प्रबल होता है और धात्विक बंध प्रबल होने के कारण मेटल्स पास आ जाती है, हार्ड हो जाती है, वॉलेटाइल इजीली होती नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ इसने कहा द्वितीय और तृतीय संक्रमण जो श्रेणी है उनके धातुओं की
जो परमाणुीकरण की जो एंथैल्पी होती है वो प्रथम श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। ये कहना चाह रहा है कि परमाणुीकरण एंथैल्पी का मतलब क्या है। जैसे मान लो Cl2 है, मुझे 1 मोल कोई Cl2 दे दे। अब 1 मोल मुझे Cl2 दे दिए तो 1 मोल बॉन्ड है, इन 1 मोल बॉन्डों को मैं तोड़ूंगा, उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये परमाणुीकरण फॉर्म में आ जाए, ताकि ये गैसीय परमाणुविक अवस्था में आ जाए। कहने का मतलब यह है 1 मोल बॉन्डों को तोड़ना है ताकि जो अणु है वो किस फॉर्म में आ जाए, गैसीय परमाणुविक अवस्था में आ जाए। इसके लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणुीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। नाम बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसका मतलब यह है कि कोई अणु है, उसके सारे बॉन्ड 1 मोल बॉन्डों को तोड़ना है, उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो जो अणु है वो किस फॉर्म में बदल जाए, परमाणु में बदल जाए। इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाता है। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ये जनरली इस बात पे डिपेंड करता है कि मेटेलिक बॉन्ड कैसा है। अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या परमाणुीकरण की जो एंथैल्पी है वो एक तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी भी उतनी ही क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में 3D सीरीज के एलिमेंट से ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है 4D सीरीज का, और 4D से ज़्यादा होता है 5D सीरीज का। संभवतः ऐसा इसीलिए होता है, एनसीईआरटी में ग्राफ बना रखा है जिसमें 3D की सबसे कम बता रखी है, 4D की उससे ज़्यादा बता रखी है, और 5D वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा दिखा रखा है। ये बोलते हैं कि जो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण जो नाभिक है, नाभिक का जेड इफेक्टिव प्रभावी हो गया। भाई शील्डिंग इफेक्ट तो पुअर है, तो नाभिक क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को दृढ़ता से बांधे रखता है, उसके कारण मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इसीलिए 3D से ज़्यादा जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो 4D एलिमेंट का है, और 4D से ज़्यादा किसका है, 5D का है। इसीलिए इसमें से आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, सारे की सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो अनुचुंबकीय भी होना चाहिए और कलर्ड भी होना चाहिए। तो अनुचुंबकीय और कलर्ड के लिए तो सीधी सी बात यह है कि D1 से लेकर D9 तक का विन्यास होना चाहिए। अगर धातु आयन में विन्यास D1 से लेकर D9 तक का है तो वो अनुचुंबकीय भी होगा और साथ में क्या होगा, कलर्ड भी होगा। अब आप सबको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 फॉर्म में है, और क्रोमियम +6 का विन्यास तो आप सबको पता है D0 विन्यास होता है, और D0 विन्यास होने के कारण ये अनुचुंबकीय नहीं प्रतिचुंबकीय है। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट एक्सेप्शन है, उनमें चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा होता है, लिगैंड टू मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा होता है, इसीलिए वो कलर्ड दिखाई देते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो प्रतिचुंबकीय, लेकिन वो कलर्ड है, इसीलिए ये तो हो नहीं सकता। अगर आप इसके अंदर बात करें तो देखो इसके अंदर जो टाइटेनियम है वो किस फॉर्म में मिलेगा, 2 तो अमोनियम के कारण +2, Cl पर चार्ज हुआ -6, और टाइटेनियम यहाँ किस फॉर्म में मिलेगा, +4। अब टाइटेनियम +4 अगर आप देखो, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, और टाइटेनियम का विन्यास क्या होता है 3d24s2, +4 चले गए, तो इसका मतलब टाइटेनियम में तो D0 विन्यास है। टाइटेनियम +4 में अगर D0 विन्यास है तो फिर तो ये क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय और कलरलेस होगा। चौथा ऑप्शन अगर देखें तो हमें पता है 3 पोटेशियम के कारण तो चार्ज रहा +3, 4 CN के कारण कितना हुआ -4, तो ऑटोमेटिक ये कॉपर +1 है, और कॉपर +1 में तो आपको पता है D10 विन्यास है, तो D10 अगर विन्यास होगा तो ये भी प्रतिचुंबकीय और कलरलेस होगा। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन चौथा रहेगा। यहाँ वैनेडियम है, यहाँ ऑक्साइड है, और ये सल्फेट है। आप सबको पता है सल्फेट पर -2, ऑक्साइड पर -2, तो ऑटोमेटिक वैनेडियम पर कितना हो जाएगा, +4। वैनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 23। कॉन्फ़िगरेशन कैसे खींचोगे, पहले तो 4s2 20 और फिर 3d3 आया समझ। अब यहाँ पर अपन को वैनेडियम +4 बनाना है, 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इसमें से फिर भी इसमें एक रह गया ना, और डी में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा और साथ में कलर्ड होगा। ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगनीज का वो कौन सा ऑक्साइड है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। पहले ही आपको बता चुका, जैसे जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है।
तो यहाँ तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ आपको दिख रहा है 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा जो अम्लीय ऑक्साइड होगा वो कौन सा होगा, Mn2O7। हाँ, ऑक्सीजन अवस्था से भी निकाल सकते हैं। यहाँ मैंगनीज पर +2 चार्ज आएगा, यहाँ मैंगनीज पर +3 चार्ज आएगा, यहाँ मैंगनीज पर +4 आएगा, यहाँ मैंगनीज +7 आएगा। अब आप खुद ही सोच लो, मैंगनीज +7 के अंदर खूब सारे खाली कक्षक हैं, 3D भी खाली पड़ा हुआ है और 4s भी खाली पड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा थोड़ी, बल्कि बुरी तरह इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है। इसीलिए इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, Mn2O7 की होगी। जैसे जैसे ऑक्सीकरणांक बढ़ने लगता है वैसे वैसे ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, Mn2O7 सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। ध्यान रखें, क्रोमियम +3 के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। क्रोमियम +3 के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी। तो Cr2O3 में क्रोमियम +3 है और क्रोमियम +3 के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ये तो CrO3 है, आ रहा समझ में। यहाँ तो क्रोमियम +6 फॉर्म है, तो क्रोमियम +6 फॉर्म में तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, समझ में आ रही बात। ये जो Cr2O3 में जो क्रोमियम +3 फॉर्म होती है, क्रोमियम +3 फॉर्म जब होता है तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं और +6 वाला तो एसिडिक होता है। अगला, इनमें से वो कौन सा विन्यास है जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लगाएं तो F कक्षक आधा भरा रहे, यानी कहने का मतलब ये है वो आपसे पूछना चाह रहा है 4f7 विन्यास किस में होगा। और 4f7 और 7 में आप सबको क्या करना है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, +3। तो देखोगे तो जो गैडोलिनियम +3 है इसका विन्यास क्या होता है, 4f7 होता है। अगला क्वेश्चन, ये आपको लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन दे रखा है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में हमें पता है कि जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है उसकी साइज़ छोटी होती है और जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है उसकी साइज़ बड़ी होती है। अब आप देख सकते हैं इनमें सीरियम का एटॉमिक नंबर तो 58, लैंथेनम 57, प्रोमेथीमियम 61 और इटरबियम 70। तो इनमें सबसे बड़ी साइज़ का तो कौन होगा, लैंथेनम +3। लैंथेनम +3 से छोटा कौन होगा, सीरियम +3। सीरियम +3 से छोटा कौन होगा, प्रोमेथीमियम +3। और प्रोमेथीमियम +3 से छोटा कौन होगा, इटरबियम +3। तो मेरे हिसाब से ऐसा ऑप्शन है क्या, शायद फर्स्ट ही ऐसा ऑप्शन है। आगे समझना। अगला क्वेश्चन, संकुल बनाने की प्रवृत्ति किसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो आप सबको पता है संकुल बनाने के लिए तो एक ही शर्त होती है कि जो धातु आयन है उसका आकार छोटा होना चाहिए। धातु आयन का आकार छोटा हो। याद करें कि S ब्लॉक के तत्व तो आसानी से संकुल यौगिक बनाते नहीं हैं क्योंकि उनके धातु आयन का आकार बड़ा होता है। संकुल बनाने के लिए शर्त यह है कि धातु आयन का आकार कैसा हो, छोटा हो। धातु आयन पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज रहना चाहिए। तो Ln+2 से ज़्यादा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति Ln+3 में होगी और Ln+3 से ज़्यादा किस में होगी, Ln+4 में होगी, क्योंकि ज़बरदस्त पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही धातु आयन का साइज़ छोटा हो जाएगा और संकुल बनाने के लिए हम यही तो चाहते हैं कि जो मेटल आयन है इसका साइज़ छोटा होना चाहिए। मेटल आयन का साइज़ जितना छोटा होगा लिगैंड को उतना आकर्षित करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और कंपाउंड को उतनी ज़्यादा क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे कम क्षारीय गुण किसमें है बेटा, कृष्णा? सबसे कम बेसिक कौन है इनमें? सुभाष, सबसे कम बेसिक इनमें कौन है? याद करो, बेसिसिटी के अंदर हमने बात की थी कि मेटल की साइज़ है ना, मेटल की साइज़ जितनी बड़ी होगी, मेटल की साइज़ जितनी बड़ी होगी उसकी बेसिसिटी, बिल्कुल सही है सुप्रिया। हमने बात की थी कि बेसिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है, मेटल हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि मेटल का साइज़ बड़ा होना चाहिए, तब तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। और मेटल की साइज़ अगर छोटी होगी तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप सबको पता है लैंथेनम से लुटीशियम तक जब हम जाते हैं तो साइज़ बढ़ती है या साइज़ कम होने लग जाती है? साइज़ कम होती है। लैंथेनम +3 से लुटीशियम +3 तक लैंथेनाइट संकुचन के कारण साइज़ में लगातार क्या आती है, कमी आती है। तो यही कारण है कि इन सब में सबसे कम बेसिक कौन होगा, लुटीशियम हाइड्रोक्साइड होगा और सबसे ज़्यादा बेसिक इनमें कौन होगा, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है।
ओके, आज इतना ही करेंगे इसको सॉल्व, आगे इसका पेपर कल आगे सॉल्व करेंगे, आगे पढ़ेंगे। बेटा 2 मिनट बाद क्लास वापस चालू करूँगा, है ना।